पिछली क्लास में हम लोग बात कर रहे थे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच में पूर्ण रूप से कोई परावर्तित पदार्थ भरा हो। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच में आंशिक रूप से कोई परावर्तित पदार्थ भरा होगा। आंशिक रूप से परावर्तित पदार्थ भरा होने का मतलब ये है जो प्लेटों के बीच का डिस्टेंस है d या प्लेटों के बीच का जो पूरा का पूरा आयतन है उसके कुछ हिस्से में मतलब जो T मोटाई है उतनी जगह में ही केवल कोई परावर्तित पदार्थ है, बाकी इस जगह में और इस जगह में या तो हवा है या फिर हमारे पास कोई भी अन्य परावर्तित पदार्थ भी हो सकता है इस जगह में, या हम यूँ भी कह सकते हैं कि इस जगह में निर्वात भी हो सकता है। तो इसके अलावा कुछ भी हो सकता है। जब आगे बात करेंगे तो यहाँ पर कोई अन्य पदार्थ भी भर सकते हैं। यहाँ पर मान लीजिए K है, यहाँ पर कोई K2 हो जाए, यहाँ पर कोई K3 हो जाए, तो हम लोग 3-4 पदार्थों के बारे में भी बात कर सकते हैं। इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो अगर ऐसा है तब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होने वाली है। वायु के लिए, निर्वात के लिए हम लोग जानते हैं। यहाँ पर क्या होने वाला है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेसिक जो हमारे पास बात है जो अभी तक हम लोग जानते हैं वो क्या है कि अगर इस प्लेटों के बीच में इसके ऊपर हम लोगों ने प्लस दिया हुआ है, इसके ऊपर माइनस दिया हुआ है, तो बीच में जो प्लेटों के बीच में जो वैद्युत क्षेत्र बनेगा वो वैद्युत क्षेत्र अब इस परावैद्युत पदार्थ के अंदर कुछ और होगा, और जो बाकी का स्थान है जिसमें वायु है या फिर निर्वात है, फिलहाल हम लोग वायु और निर्वात मान के चल रहे हैं, तो वायु है या फिर निर्वात, उसके अंदर वैद्युत क्षेत्र कुछ अलग होगा, और वैद्युत क्षेत्र अलग होगा तो विभव भी अलग होगा। तो देखते हैं जरा। तो फिलहाल हम दो तरीके से इसके बारे में बात कर सकते हैं। दो तरीके से बात करने का मतलब ये है कि पहले हम लोगों को बात करना पड़ेगा परावैद्युत पदार्थ के अंदर कुछ अलग आएगा और यहाँ पर वायु या फिर निर्वात के अंदर कुछ अलग आएगा। तो एक एक करके बात करते हैं। तो फिलहाल हम जरा बात कर लेते हैं परावैद्युत जो पदार्थ है उसके अंदर वैद्युत क्षेत्र या विभव कितना बनने वाला है। तो परावैद्युत पदार्थ के भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आता है। तो दो प्लेटों के बीच में जो वैद्युत क्षेत्र है वो हम लोगों को पिछले लेक्चर से ही जानकारी हो गई कि दो प्लेटों के बीच में जो वैद्युत क्षेत्र आता है वो आता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्या आ जाएगा, इसको हम बोल रहे हैं ई के का मतलब क्या है, हमने के इसलिए लिख दिया है ताकि हमें ये अंदाजा रहे कि जो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं वो परावैद्युत पदार्थ के अंदर का है। तो ये क्या आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। जब भी परावैद्युत पदार्थ की बात करते हैं तो परावैद्युतांक के का इस्तेमाल किया जाएगा। तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, और एप्सिलॉन नॉट के साथ में ही हमेशा के आता है, तो इसको बोलने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। सिग्मा के बारे में हम लोग जानते हैं कि जो प्लेट है उसके ऊपर आवेश का घनत्व कितना है, सेम आवेश का घनत्व दूसरे के ऊपर भी है, माइनस का सिग्मा। अब हम इसको थोड़ा सा अगर लिखना चाहें तो E इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास। इसको हम लोग अगर चेंज करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू होता है Q अपॉन A। पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था, तो लिख दीजिए आप इसको। सो Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट के। यहाँ पर E के चल रहा है, ये बन गया क्वेश्चन नंबर 1। ये आया है इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन अपने को क्या चाहिए, वैद्युत विभव चाहिए। तो विभव के बारे में हम लोग फिर से वही बात, विभव पूर्णता और वैद्युत क्षेत्र में संबंध। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, विभव पूर्णता की डेफिनेशन से। विभव पूर्णता की डेफिनेशन क्या है, E इज इक्वल टू V अपॉन x या फिर dV अपॉन dx। यहाँ पर dV जहाँ पर है वहाँ पर हम लोग V लिख रहे हैं। इन दोनों प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र वैद्युत विभव, तो उसको हम V मान के चल रहे हैं। यहाँ हम लोग V के बोलेंगे क्योंकि इसके अंदर की बात कर रहे हैं। और जो डिस्टेंस है दोनों प्लेटों के बीच का वो यहाँ पर तो D है, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं परावैद्युत पदार्थ के भीतर जिसका डिस्टेंस यहाँ पर केवल कितना है, T है। तो हम लोग इसको कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं E के इज इक्वल टू dV की जगह हम लोग लिखेंगे V के अपॉन, जहाँ पर आपका ये dx है वहाँ हम लोग क्या लिखेंगे T, वहाँ पर क्या लिखेंगे T। तो E के बराबर क्या आ गया, V के अपॉन T।
तो यहाँ पर पुट कर दीजिए आप इसको, तो ये आ जाएगा आपके पास ई के की जगह पे लिख सकते हैं हम लोग वी के अपॉन टी इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट के। सो वी के इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से आपका क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट के और टी का मल्टीप्लाई इधर, तो ये आ गया टी। ये वोल्टेज के लिए हम लोग बात कर सकते हैं। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो ये आ जाएगा, और अगर हमें पोटेंशियल निकालना है, वैद्युत विभव निकालना है, तो वो ये आ जाएगा। ये बात हो रही है इस परावैद्युत पदार्थ के भीतर। अब अगर जो ये खाली स्थान है इस तरफ का और इस तरफ का, जहाँ पर वायु है, तो कितनी जगह पे वायु है, तो यहाँ पर और यहाँ पर कितनी जगह पे वायु है, तो वायु वाला स्थान क्या आ जाएगा डी माइनस टी। जितनी जगह में वायु है वो स्थान कितना है डी माइनस टी। टी हिस्सा है परावैद्युत पदार्थ का, उसको हमने हटा दिया तो बाकी जगह में वायु है। तो आगे की बात जरा कर लेते हैं। शेष स्थान में वायु है, तो वायु है तो उसके लिए क्या लिखेंगे, उसके लिए हम केवल यहाँ पर मान के चल रहे हैं, इसको हम ई डैश मान ले रहे हैं। शेष स्थान को क्या मान ले रहे हैं ई डैश। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, फिर से सेम सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। के नहीं आएगा यहाँ पे, तो के नहीं आएगा, फिर से आप चेंज करिए इसको इस तरीके से, तो ये आ जाएगा ई डैश इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। के नहीं आना है, ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 2। इसी प्रकार से फिर से वोल्टेज के लिए लिखेंगे, तो यहाँ पे वी क्या आया था और यहाँ पर आ जाएगा वी डैश। तो वी डैश कितना आ जाने वाला है क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे मोटाई कितना था टी, तो टी का मल्टीप्लाई हुआ था, इस बार मल्टीप्लाई हो जाएगा डी माइनस टी का, तो आ जाएगा डी माइनस टी। अब वोल्टेज परावैद्युत पदार्थ के अंदर आपका वी के है, और जो बाहर का स्थान है जिसमें हवा है उसमें पर जो हमारे पास वोल्टेज है उसमें वी डैश है। तो टोटल वोल्टेज कितना आ जाएगा, अदिश राशि डायरेक्टली जोड़ सकते हैं, तो टोटल कितना आ जाएगा, कुल विभव आपका आ गया V इज इक्वल टू वी के प्लस वी डैश। सो V इज इक्वल टू वी के कितना है, वी के है आपका दिस क्यू टी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट के प्लस वी डैश कितना है क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी। आप गौर से देखिए जरा, तो क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट कॉमन, सो वी इज इक्वल टू आ गया आपका क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, अंदर बच रहा है आपका टी अपॉन के प्लस डी माइनस टी, इसको ब्रैकेट में बंद रखेंगे। तो ये आपका आ गया दोनों जो हमारे पास प्लेटें हैं उनके बीच का वोल्टेज। अब अगर दोनों प्लेटों के बीच का वोल्टेज आ गया है तो फिर धारिता निकालने का बहुत ही आसान होता है। C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। ओके, तो आपको क्या करना है, अभी C आपको निकालना है, Q आपने प्रोवाइड किया है, यहाँ पर जितना आवेश दिया है वो आपका Q है, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, तो Q आवेश आपने प्रोवाइड किया है, और वोल्टेज आपका कितना है वो तो दिस है, तो वोल्टेज दोनों को रख देते हैं। उधर थोड़ा सा दिखने में प्रॉब्लम है तो हम जरा इधर ही लिख दे रहे हैं, तो इधर लिख दे रहे हैं, इसको हटा दे रहे हैं, तो इस तरफ लिख दे रहे हैं हम, तो आ जाएगा C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, वैल्यू रखेंगे Q अपॉन V का वैल्यू कितना है Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, और कोष्टक में क्या है T अपॉन के प्लस डी माइनस टी। Q ने Q को मार दिया और ये एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, तो C इज इक्वल टू क्या आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन टी अपॉन के
टी अपॉन के प्लस डी माइनस टी, डी माइनस टी, डी माइनस टी। तो वहां पर क्या आता था, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। इस बार क्या आ रहा है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन जो डी आता था उसकी जगह पे क्या आ रहा है, टी अपॉन के प्लस डी माइनस टी। ओके, डी माइनस टी। तो ये आपके पास आ गया है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र, तब जब दोनों प्लेटों के बीच में आंशिक रूप से पराविद्युत पदार्थ भरा हो। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता तब कब क्या आएगी, जब दोनों प्लेटों के बीच में आंशिक रूप से कोई पराविद्युत पदार्थ भरा होगा। तो वो आती है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन टी अपॉन के प्लस डी माइनस टी। अब इसी में हम लोग थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट अगर करना चाहें कि एक परावैद्युत पदार्थ ना होकर के कई सारे परावैद्युत पदार्थ उसमें भरे हुए हैं, तो इसी में हम थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। वो क्या है, इस के को हटा करके इस इतनी सी जगह में मान लीजिए कोई K1 परावैद्युत पदार्थ है, इसमें मान लीजिए कोई K2 है और इसमें इधर मान लीजिए कोई K3 है। तो फिर इस वाले की मोटाई जो जितनी जगह में K1 है इसको अपन बोल देंगे T1 और इस वाले को बोलेंगे T2 और इधर बोलेंगे T3। तो 3 प्रकार के हमारे पास परावैद्युत पदार्थ इसमें हो गए। अब इस फार्मूले को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो फिर तब यही फार्मूला क्या आ जाएगा, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन, ये आ जाएगा आपके पास कितनी जगह में है, T1 जगह में K1 है तो यहाँ लिखेंगे T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3, और भी अगर लोग होते तो प्लस डॉट डॉट डॉट, ये T के लिए है केवल, और फिर प्लस में क्या है, प्लस D माइनस टी। मतलब एक अगर सिंगल T है तो वो घट रहा है, अगर T1 है, T2 है, T3 तो सारे के सारे D से घटते चले जाएंगे। तो क्या आ जाएगा, ये D माइनस T1 माइनस T2 माइनस T3 माइनस डॉट डॉट डॉट, जितने भी लोग हो घटाते चले जाइए और इसको अपन लोग ब्रैकेट में से बंद कर देंगे। कई बुक्स में यहाँ पे माइनस को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे माइनस लगा होता है, मान T1 प्लस T2 प्लस T3 वो एक ही बात है। तो इस तरीके से अगर कई सारे परावैद्युत पदार्थ हैं तो हम लोग उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब कुछ स्पेशल केसों के बारे में बात कर लेते हैं कि अगर ये फार्मूला आंशिक रूप से आ सकता है तो अगर पूरी तरीके से भरा है तो फिर वही फार्मूला जो पुराना था वो भी आना चाहिए। का बिल्कुल सही बात है, मतलब पूरे के पूरे स्थान में कोई एक ही पदार्थ भरा हुआ है, पूरे के पूरे स्थान में कोई एक ही पदार्थ भरा हुआ है, इसका मतलब जितना भी इसके बीच का गैप D है वो पूरा का पूरा एक ही पदार्थ K से भरा हुआ है। मतलब ये जो T1, T2, T3 या सिंगल T कोई भी है वो किसके बराबर होगा, अगर सब जगहों को मिला दो तो D जो है वो किसके बराबर है, जो T है, सॉरी जो T1, T2, T3 हैं, अगर सिंगल कोई एक T था इससे पहले वाले में, उस पूरी जगह में कोई एक ही पदार्थ होता तो वो किसके बराबर होता, D के बराबर होता। ये जो T है वो किसके बराबर होता, D के बराबर। अगर पूरी जगह में ये K वाला जो हम लोग माना था वो पूरी जगह में होता, तो हम लोग क्या कर सकते थे इस फॉर्मूले को, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन T, तो T रहेगा, सॉरी T की जगह पे क्या रखेंगे, D रख देंगे, अपॉन में K चल रहा था प्लस D माइनस T की जगह क्या आ जाएगा, फिर से D आ जाएगा, D ने D को मार दिया, ये K चला जाएगा ऊपर, तो C इक्वल टू क्या आ गया, एप्सिलॉन नॉट K A अपॉन D, एप्सिलॉन नॉट K A अपॉन D। अगर आपको लास्ट लेक्चर याद हो तो उसमें परावैद्युत पदार्थ जब पूरी तरीके से भरा हुआ था तब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता आई थी एप्सिलॉन नॉट K A अपॉन D। तो ये भी आ सकता है। तो इस तरीके से हम लोग दोनों ही सूत्रों को अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन वो एक सूत्र से दूसरे सूत्र को आसानी से निकाला जा सकता है, वो हम लोगों को समझना पड़ेगा कि यहाँ से इस तरीके से। ओके,
तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। आगे के लेक्चर में हम लोग और बात करेंगे।